हेलो। अभी हमारा पहला चैप्टर का ही अगला लेक्चर, अगला टॉपिक अभी हम जरा स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है अभी हमारा कूलम्ब का नियम। तो उम्मीद करते हैं कि कूलम्ब का नियम स्टार्ट करने से पहले इसके पहले तक का सारा टॉपिक अभी हमें समझ में आ गया होगा। क्या क्या चीज़ें, देखिए बहुत ही एक आसान चीज़ें समझा था, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं था अभी तक का टॉपिक में। सब चीज़ें बहुत ही आसान सा भी हम लोगों ने समझा है। जैसे कि अभी विद्युत भार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कोई भी एक वस्तु को विद्युत भारित कैसे करते हैं, किस तरीके से एक वस्तु को विद्युत भारित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो इन सबको अभी हम लोगों ने समझा। और फिर विद्युत भार का क्या क्या मीन्स की गुणधर्म होता है, उनका क्या क्या खूबी होता है, उनका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है। क्लास 12 सही कहूँ तो बहुत आसान है। और आपको मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप इतना पढ़िए, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम एक अगला टॉपिक लेते हैं, कूलम्ब्स का नियम। शायद मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी कहा ही होगा कि हम लोग क्लास 12th में कोई नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों ने 11th में जो भी चीज़ें पढ़ा था, हम 12th में एक तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे। तो हम सिर्फ क्लास 11th का हम लोग रिवीजन ही कर रहे हैं, और हम उनका सिर्फ रिवीजन ही कर पा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर पहला का, जिसका नाम है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब नियम। ठीक है, ओके, हाँ कि नहीं। तो हम सभी लोगों ने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में ये न्यूटन का नियम पढ़ा होगा कि भाई दो मास के, दो दड़ के बीच में कैसा बल लगता है और किस तरीके से फोर्स लगता है। हम लोगों ने इस चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से समझा था और अच्छी तरीके से पढ़ा था। हम लोग अभी कुछ नहीं तो हम लोग 90% अभी जो हम लोग कूलम्ब्स का नियम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तो अभी हमारा 90% अभी हमारा न्यूटन का ही नियम है। तो जिस तरीके से न्यूटन का नियम उसने कहा था कि दो दड़ यानी कि दो मास के बीच में कैसा बल लगेगा, कूलम्ब का नियम कहता है कि दो चार्ज के बीच में, दो विद्युत भार के बीच में कैसा बल लगेगा। तो चलिए अभी हम जरा सा समझते हैं। मान लीजिए कि दो जैसे कि विद्युत भार है Q1 और Q2, इनको अभी एयर में यानी कि हवा में इनको अभी रखा गया है r डिस्टेंस की अंतर पर। ओके बच्चों, हाँ कि नहीं। हवा में अभी इनको रखा गया है r डिस्टेंस के अंतर पर। तो जो तो हमें पता है कि जो विद्युत भार जो होंगे, इनमें आपस में कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो यहाँ पर भी इनमें कुछ ना कुछ बल लगेगा। और ये बात तो अभी हम लोग जानते होंगे कि अगर कहीं एक ही प्रकार के विद्युत भार होंगे, या तो Q1 Q2 दोनों ही प्लस हो या तो दोनों ही माइनस हो, तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार का अपाकर्षण बल लगेगा। और अगर कहीं Q1 और Q2 अगर ये दोनों उल्टे प्रकार के हो, मतलब कि भाई Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव हो, या तो Q2 पॉजिटिव हो और Q1 नेगेटिव हो, तो इनमें एक टाइप का आकर्षण बल लगेगा। तो चाहे अब वो अपाकर्षण बल हो या तो आकर्षण बल हो, हम अभी बल का मूल्य की बात कर रहे हैं कि भाई बल का मूल्य कितना होगा। तो इनके बीच में Q1 Q2 के Q1 Q2 दो जो विद्युत भार है, इनको R की अंतर पर रखा गया है, तो इनमें कुछ ना कुछ बल लगेगा। अगर ये एक ही प्रकार के विद्युत भार होंगे तो इनमें एक टाइप का आकर्षण बल लगेगा। और अगर ये अलग प्रकार के होंगे, अगर ये एक ही प्रकार के हो, सॉरी माफ कीजिएगा, Q1 Q2 अगर एक ही प्रकार के होंगे, मतलब कि दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, तो अब इनमें अपाकर्षण बल लगेगा। और अगर Q1 Q2 अगर अलग अलग प्रकार के होंगे, अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो इनमें अब आकर्षण बल लगेगा। लेकिन बल तो लगेगा, चाहे आकर्षण हो या तो अपाकर्षण हो, बल तो लगेगा। ठीक है, तो अभी हम चलिए जरा सा अभी सोचते हैं कि इनके बल का मूल्य जो होगा, एफ जो होगा, जो इनके बल का मूल्य जो होगा, वो दोनों चार्ज के, दोनों मतलब कि विद्युत भार के गुणाकार यानी कि भाई प्रोडक्ट का वो सम परिमाण में होगा।
ओके बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Q1 Q2 का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम इनका पर गुणाकार करेंगे तो बल जो लगेगा इन दोनों के गुणाकार के समपरिमाण में लगेगा, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच का जो भी बल होगा वो इनके अंतर का वर्ग का व्यस्त प्रमाण में होगा, इनके अंतर का वर्ग का व्यस्त प्रमाण में होगा, ठीक है बच्चों, इनके अंतर का वर्ग का व्यस्त प्रमाण में होगा। क्या? तो भाई इनके बीच में लगता हुआ बल। तो इनका जो चार्जेस का है ना, ओके, ये गुणाकार अगर हम करेंगे तो उनके समपरिमाण में होगा, और इसके अंतर का क्या स्क्वायर का, इन अंतर के स्क्वायर का वर्ग का व्यस्त प्रमाण में होगा। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा कि F समपरिमाण में है किसका, Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो अभी हम जानते हैं कि अगर हमें इस साइन को अगर हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक अचलांक रखना पड़ेगा। तो हमने इस अचलांक को भाई k मान लिया, तो F बराबर k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। k क्या हुआ था भाई, अभी हमारा अचलांक हुआ, ठीक है बच्चों, k क्या हुआ था भाई, अभी हमारा अचलांक हुआ। अब k को भाई कैसे लिखा जाता है बच्चों, तो 1/4πε0 कैसा लिखा जाता है, तो भाई 1/4πε0, ठीक है बच्चों। 4π तो अभी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया बच्चों। एप्सिलॉन जीरो बच्चों क्या है, ठीक है बच्चों, तो एप्सिलॉन जीरो को बच्चों कहते हैं मुक्त अवकाश, यानी कि बच्चों जिसे हम लोग वैक्यूम कहते हैं, ठीक है बच्चों, जहाँ पर वैक्यूम होगा या तो हवा होगा, इन दोनों को अभी ज़्यादातर में एक ही मान दिया जाता है, हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन हम उसे अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो या तो अभी हमें ऐसा मानना है कि एप्सिलॉन जीरो क्या है बच्चों, तो जैसे कि भाई मुक्त अवकाश का पैरा विद्युतांक, ओके, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो, ऑफ फ्री स्पेस यानी कि बच्चों अभी हमारा वैक्यूम, ठीक है बच्चों, फाइन ना, वैक्यूम यानी कि शून्याकाश जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों इसको भाई ना मुक्त अवकाश का पैरा विद्युतांक कहा जाता है एप्सिलॉन जीरो को, ठीक है बच्चों। पैरा विद्युतांक ये क्या है बच्चों, तो एक ये चीज बच्चों बताता है कि दो विद्युत भार के बीच में कितना भाई बल लगेगा और किस तरीके से लगेगा। अभी हम लोग मतलब उसका अभी हम लोग एप्सिलॉन जीरो से हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो एप्सिलॉन जीरो का मूल्य कितना होता है भाई, तो 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये मूल्य को बच्चों अब है ना प्रैक्टिकल करके भाई निकाला गया है, अब इसका थ्योरी नहीं है कि अब ये चीज़ कहाँ से आया, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो बराबर 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम का वर्ग प्रति न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो k बराबर जो 1/4 एप्सिलॉन जीरो जो आया इसका मूल्य भाई कितना हो जाएगा, 1/4 8.85 इंटू 10 का पावर -12। अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका बच्चों मूल्य आता है किसका, k बोलिए, या तो बच्चों आप इसे 1/4 एप्सिलॉन जीरो कहिए, दोनों बच्चों एक ही बात हुआ, या तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो कहें या तो k कहें। तो इसका मूल्य बच्चों कितना आएगा, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, किसका बच्चों 1/4 एप्सिलॉन जीरो का, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी हमारा इतना आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। तो अभी हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इसका आंसर बच्चों अभी k का 1/4 एप्सिलॉन जीरो का आंसर अभी इतना आएगा। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि दो विद्युत भार को जब अगर हवा में रखा जाएगा तो उनके बीच में बल कितना लगेगा, एफ एयर, अभी आप लोग देख पा रहे हो, एफ एयर बराबर के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, k का मूल्य बच्चों भी हम लोगों ने इतना निकाला, तो F बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी कि दो विद्युत भार को अगर हम लोग हवा में रखेंगे तो उसके बीच में भाई कितना बच्चों बल लगेगा, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ तक अभी हमें अच्छी तरीके से पूरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों अभी हम थोड़ा सा समझते हैं
कि अगर इन दोनों विद्युत भार को हवा की जगह, ठीक है भाई, हवा की जगह अगर हम इनको कोई दूसरे माध्यम में रखते, कोई दूसरा मीडियम में रखते, भाई मान लीजिए कि कोई भी दो चार्ज को, जरूरी नहीं कि हर बार वो हवा में होगा, दो चार्ज को अगर भाई मतलब कि पानी में भी रखा जा सकता है, दो विद्युत भार को मतलब कि मान लीजिए कि लकड़ी में भी रखा जा सकता है, जैसे ऊड लाकड़ा जिसे हम कहते हैं, कि अगर मान लीजिए कि भाई जैसे कि लाकड़ा है, उसके मतलब कि उसके बीच में दो विद्युत भार रखे हुए हैं, तो भी अब इन दोनों के बीच में बल लगेगा। दो विद्युत भार को पेट्रोल में भी रखा जा सकता है, केरोसिन में भी रखा जा सकता है, हाँ कि नहीं। तो दो विद्युत भार को अगर आप कोई दूसरे माध्यम में भी रखेंगे तो भी अब उनके ऊपर बल लगेगा। अब उनके ऊपर कैसे बल लगेगा अभी हम जरा ध्यान से बस समझते हैं, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक अभी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को अभी आप लोग इंग्लिश में समझेंगे, ओके। क्योंकि मीन्स कि जितना भी हमारे लिए जो बोर्ड का जो होगा वो मैं आपको गुजराती में ही बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाहर से जो होंगी वो अभी हमें कुछ एक दो वर्ड्स अभी हमें इंग्लिश में समझना पड़ेगा। तो बच्चों मान लीजिए कि अगर दो विद्युत भार है Q1 Q2, मान लीजिए कि अगर इनको केरोसिन पेट्रोल या तो पानी में जैसे कि रखा हुआ, हवा में नहीं रखा गया, तो हमने इसको लिखा कोई दूसरा माध्यम, कोई अगर ये दूसरा मीडियम है अगर ये हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसको फिर भाई कैसे लिखा जाएगा, एफ मीडियम 1/4 पाई पहले एप्सिलॉन जीरो नहीं, एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी वो हवा के लिए होता है, एप्सिलॉन जीरो ये हवा के लिए होता है। यहाँ पर क्या आया तो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन आया, Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन जीरो क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर, हाँ कि नहीं, ठीक है, ओके। पहले क्या था कि अगर इसको हवा में रखा होता तो हवा का भाई परमिटिविटी लेते, क्योंकि अब इसको मीडियम रखा तो अब इसको मीडियम का भाई परमिटिविटी लेंगे। परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, चलिए अभी हम 2 मिनट अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है और ये क्या कहना चाहता है। तो अभी एफ एम बच्चों कितने का भाई बन गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। चलिए बच्चों अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई परमिटिविटी, ओके बच्चों, ये अभी क्या बोलना चाहता है और ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि जैसे कि भाई एक क्रिकेट टीम है जो कि अभी उसे खेल खेलना है, तो क्रिकेट टीम अच्छा खेल कब खेल पाती है, जब अगर वातावरण जब अगर साफ होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि भाई ज़्यादा घना कोहरा जिसे हम कहते हैं, है ना, ओके, उसके कारण से भी भाई मैच कैंसिल हो जाती है, ओके बच्चों, उसके कारण से भी मैच कैंसिल। कोहरा यानी कि आप ऐसा समझिए फॉग, संकल जिसे हम कहते हैं ना, जो सर्दी के दिनों में जो कोहरा जो हो जाता है, जिसे हम लोग मतलब कि कुछ भाषा में उसको सांकल कहा जाता है। तो क्या है कि मान लीजिए कि वातावरण में जब अगर बहुत ज़्यादा कोहरा जब अगर होगा तो भाई क्रिकेट टीम को खेलने में परेशानी होगी। क्यों बच्चों परेशानी होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ठीक से, अब वो सारे के सारे एक दूसरे को ठीक से देख नहीं पाएंगे भाई, बैट को देख नहीं पाएंगे, बॉल को देख नहीं पाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि भाई थोड़ा सा वातावरण चेंज हो गया, तो भाई माहौल चेंज हो गया। तो आप ऐसा समझिए कि जब अगर वातावरण जब अगर साफ था तो भाई तो कुछ लोग आसानी से आर पार देख पा रहे थे। वातावरण में जब अगर कोहरा आ गया तो फिर अब वो लोग आपस में एक दूसरे को सही तरीके से नहीं देख पा रहे। तो उसी तरीके से जब अगर दो विद्युत भार को अगर कहीं हवा में रखा जाएगा तो अब वो दोनों विद्युत भार आसानी से, बहुत ही आसानी से एक दूसरे के ऊपर बल लगा पाएंगे, ओके बच्चों, क्योंकि भाई उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर उन्हीं दो विद्युत भार को हवा की जगह पर अगर उनको पानी में रख दिया जाए या पेट्रोल में रख दिया जाए या कहीं और रख दिया जाए, तो अब वो पहले के जैसे अब वो उतने फ्री नहीं है ना, ओके। पहले वो जो जितना बल जो लगा पा रहे थे, अब वो उतना आसान तरीके से बल नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई माध्यम आ गया।
ओके बच्चों, क्या आ गया, कोई ना कोई पहले जो बस शून्याकाश था या तो हवा था। हवा को जनरली हम ज्यादा नहीं गिनते, लेकिन अगर दो विद्युत भार के अंदर में जैसे कि पानी आ गया तो पानी क्या करेगा, अब ये दो विद्युत भार को अब ये बल नहीं लगाने, मतलब कि उतना पहले के जैसा नहीं लगाने देगा। तो क्या आ गया बच्चों, तो जो भी अभी तो ये जो मतलब कि तो ये वो जो मतलब कि बल लगाने से जो रोक रहा है या तो जो भी होगा उसके कारण से जो भी अवरोध जो आ रहा है, उसको भी हमने उसी चीज को ये एप्सिलॉन से लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, इसको इंग्लिश में भाई बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्योंकि ये चीज भाई अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आप लोग इसे इंग्लिश में ही जानेंगे, ये अभी हमारे नीट और जेई के लिए काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हमारा एप्सिलॉन जो है ना बच्चों, इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से जरा सा लिखना चाहेंगे। कैसे लिखना चाहेंगे, तो भाई एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से लिखना चाहेंगे। तो एप्सिलॉन को बच्चों अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन क्या हो गया बच्चों, ये मीडियम वाला हो गया, और एप्सिलॉन जीरो क्या हो गया भाई, अभी हवा वाला हो गया। तो ये मीडियम वाला एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर, और ये गुणा में क्या आएगा, तो बच्चों अब ये एप्सिलॉन जीरो गुणाकार में एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर को बच्चों फिर कैसा लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन द एप्सिलॉन जीरो। मतलब कि भाई परमिटिविटी बच्चों, एप्सिलॉन आर क्या है, तो बच्चों परमिटिविटी माध्यम का जो होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी एयर का जो होगा। ठीक है बच्चों तो जो ये माध्यम का जो परमिटिविटी हुआ और हवा का जो बच्चों परमिटिविटी हुआ, इन दोनों का जो गुणोत्तर होगा, इन दोनों का जो गुणोत्तर यानी कि जो रेशियो होगा, इसको क्या बच्चों बोलेंगे, तो भाई एप्सिलॉन आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ, समझते बच्चों, छोटा सा पॉइंट है, एकदम आसान है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर से बनते हैं। तो एप्सिलॉन आर बच्चों क्या है, तो एप्सिलॉन आर बच्चों परमिटिविटी मीडियम का, ठीक है बच्चों, और परमिटिविटी हवा का या तो शून्याकाश, हवा और शून्याकाश को दोनों एक ही मानेंगे। तो भाई परमिटिविटी मीडियम का और भाई परमिटिविटी हवा का जो गुणोत्तर होगा, उन दोनों के गुणोत्तर को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन आर बोलेंगे। और एप्सिलॉन आर को बच्चों क्या कहते हैं, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे, तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक अचलांक, गुजराती में डाइलेक्ट्रिक को बच्चों डाइलेक्ट्रिक ही बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक अचलांक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको भाई पूरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अचलांक क्या हो गया बच्चों, तो जैसे कि भाई परमिटिविटी का जो हवा का जो होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी जो अभी डाइलेक्ट्रिक अचलांक बच्चों क्या हो गया, तो भाई परमिटिविटी मतलब कि माध्यम का जो होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी हवा का जो होगा। तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन जीरो। अगर हमें भाई हवा के माध्यम से लिखना हुआ तो एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को बच्चों बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। अब ये चीज क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो हवा में भाई कितना बल लग रहा है, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, एफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को बच्चों क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक अचलांक। तो अभी हम इसको बच्चों क्या कह सकते हैं, ये क्या हुआ, तो भाई ये एफ हवा वाला आया, ये वाला, इसको बच्चों क्या बता सकते हैं, तो एफ एयर यानी कि एफ हवा में जो होगा डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ कि नहीं, तो भाई तो आप इसको ऐसा समझिए कि भाई जिस वस्तु का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी माध्यम का जो होगा डिवाइडेड बाय परमिटिविटी हवा का जो होगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बच्चों होता है, ठीक है बच्चों, ये हर चीज का, हर वस्तु का अपना अपना होता है। जैसे कि बच्चों पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा बच्चों वो 81 होता है। ये कहाँ से मालूम पड़ा, तो ये भाई ये के एक्सपेरिमेंट यानी कि इसको भाई प्रयोग करके इसको लाया गया है कि भाई पानी का डाइलेक्ट्रिक 81 होगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से भाई देखा जाए तो भाई मतलब कि केरोसिन का कुछ और होगा, पेट्रोल का भाई कुछ और होगा, कांच का भाई कुछ और होगा। हर एक माध्यम का, भाई कांच भी माध्यम हो सकता है,
भाई लकड़ा भी माध्यम हो सकता है, प्लास्टिक भी माध्यम हो सकता है, सीमेंट भी माध्यम हो सकता है। तो जो जैसा वस्तु होगा उसके हिसाब से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनेगा। ठीक है। तो अगर हम बच्चों बात करते हैं कि जैसे कि पानी का, तो पानी का जो बच्चों डाइलेक्ट्रिक जो है बच्चों अब वो 81 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम भाई दो विद्युत भार को अगर हम भाई हवा में अगर हम रखते तो उसके ऊपर भाई कुछ बल लगता। ठीक है बच्चों, दो विद्युत भार को अगर हम हवा में रखते तो फिर भाई कुछ भाई बल लगता। अगर उन्हीं दो विद्युत भार को हवा की जगह पर अगर पानी में रख दिया जाए, अगर उसको पानी में रख दिया जाए तो हवा में जो भी भाई बल लग रहा था उसका भाई भाग उसका भाई डिवाइडेड बाय 81 हो जाएगा। उसका कितना हो जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाय 81 हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं हवा में 100 न्यूटन का भाई बल लग रहा था तो अब उसको भाई कितना लगेगा? 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 81। कितना लगेगा भाई? 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 81। 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 81। मान लीजिए बच्चों कि जिस वस्तु का डाइलेक्ट्रिक अचलांक जैसे कि वह 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वो दो बीज भार को अगर हम हवा में रखते तो जो भी वह बल लगता, अगर हम उसको उस माध्यम में रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो अब उसका भाई बल कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4। कितना हो जाएगा? तो भाई 100 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों। तो माध्यम के में दो विद्युत भार के बीच में माध्यम में जो भाई बल लगेगा वो कितना भाई बल लगेगा? तो हवा में जो भी लगता होगा डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक अचलांक, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक अचलांक। ठीक है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक अचलांक अभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक ये टॉपिक में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया होगा। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट रहता है, मैं आपको फिर से दोबारा से वही बात कहता हूँ, आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं। आप यहाँ तक का जो भी डाउट अगर आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कूलम्ब का नियम मतलब कि कूलम्ब का जो नियम जो होता है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। हाँ बच्चों, इसका परिभाषा लिखाना बाकी है, वो हम आपको आगे लिखवा देंगे। अभी हम जरा सा इन चीज़ों को अभी हम समझना, अभी हम इसको समझ करके चलेंगे। अभी हम इन सारे टॉपिक को बहुत एकदम अच्छे तरीके से पहले अभी हम समझते हैं। पहले अभी आप समझते जाइए, आगे आपको सब कुछ लिखवा दिया जाएगा। तो बच्चों अभी हम अगला मतलब कि अभी हम कूलम्ब का नियम के ऊपर का कुछ प्रश्नों को, कुछ प्रॉब्लम को हल करेंगे। कूलम्ब का जो नियम है उसका बच्चों क्वेश्चन, उसका जो भी बच्चों जो भी थ्योरी जो है बच्चों सिर्फ इतना है। ठीक है बच्चों। ओके। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर से बताइए।